हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और कक्षा 9 के लिए आपका जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का पेपर होने वाला है 4 दिसंबर 2024 को आपका ये मेन पेपर होगा। कक्षा 9 वाले ये सभी पेपर देंगे, ये अनिवार्य रूप से सभी को देना पड़ेगा। और इससे पहले 4 दिसंबर से पहले आपके स्कूल में 2 बुधवार को, यानी कि एक तो 13 नवंबर को जो बुधवार है उस दिन, और एक आपके 20 नवंबर को जो बुधवार है उस दिन आपके परीक्षा होगी। ये यानी कि 4 दिसंबर से पहले आपके स्कूल में 2 बार ये पेपर और आयोजित होगा। तो उसके लिए ये मॉक टेस्ट के रूप में ये इसको आपको दिया जाएगा और आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। आपको OMR सीट भरवाई जाएगी कि आपको अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो किस प्रकार से देना है। तो ये आपका वीक फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। जो आपका 13 दिसंबर को जो पेपर होगा उसमें आपके कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। आपको इनको अच्छे से तैयार करना है और आपको प्रैक्टिस के लिए ये उपलब्ध करवाया जा रहा है कि आपको अपनी जो OMR सीट है वो कैसे बननी है और किस प्रकार से आपको अपना आंसर है वो फिल करना है। मैंने OMR सीट कैसे फिल करनी है, उसमें कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज करनी है, उसका फुल वीडियो आपको अपलोड कर दी है, वो आप देख लेना। साथ ही आपके जो गणित के, विज्ञान के, बाकी सभी विषय के भी वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 9 की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना तथा अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में अपन आपके जो सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं उसको इस वीडियो में देख लेते हैं किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इस प्रकार का आपका एक पेपर होगा जिसमें आपके विद्यार्थी का नाम, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, आपका नाम जो भी है आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। और फिर आपको अपने रोल नंबर यहाँ पे लिखने हैं। जिस डेट पे आपके जो ये टेस्ट हो रहा है उसकी दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर आपको ये पेपर सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है, तो 20 ही प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, किस प्रकार के वन उच्च वर्षा और विविध वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विशेषता रखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, टैगा वन या भूमध्य सागरीय वन। तो ये जैव विविधता से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिलती हैं। ये उच्च वर्षा वाले जो जैव विविधता है जिसमें आपके वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर आपके अ उत्तर होगा, तो इसमें आपको अ भरना है। लेकिन आपके जब स्कूल में ये मॉक टेस्ट होगा तो उसमें आपको एक OMR सीट दी जाएगी। आपको पहले क्वेश्चन में ए वाले गोले को भर देना है। तो ये आपको पेपर में नहीं भरना है, आपकी जो आंसर सीट होगी OMR सीट उसमें आपको इसको भरना है। अगला प्रश्न आपके दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा विचार भारतीय संविधान के राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों का परिलक्षित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या समाजवाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके समानता। दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर है वो समानता है, तो इसमें आपको ब ऑप्शन समानता भरना है। ये जो उत्तर भरेंगे वो आपको OMR सीट में भरने हैं। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए साथ में लिखना है, बाकी इसका उत्तर जो है आपको OMR सीट में भरना है। पहले में आपको अ भरना है, दूसरे में आपको ब वाला गोला भरना है। वहाँ पर आपको ABCD के रूप में दे रखे होंगे या अबसद के रूप में दे रखे होंगे। अगला प्रश्न आपके तीसरा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का कौन सा स्तर ग्राम स्तर का ग्रामीण विकास के संबंधित योजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि देखो, ग्राम स्तर पर गांव का विकास करने के लिए कौन सी संस्था होती हैं? पंचायत समिति, ये तो पंचायत समिति के स्तर की होती हैं। ग्राम पंचायत ये गाँव के लेवल की होती हैं। जिला परिषद जिले के हिसाब से होती हैं। और नगर निगम महानगरों में होती हैं, बड़े शहरों में ये होता है। तो ये ग्राम स्तर पर पूछा जाए तो इसमें फिर अपन क्या करेंगे, ग्राम पंचायत करेंगे। ठीक है, इसका आंसर अपन ग्राम पंचायत करेंगे। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसको अपन सरपंच कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको अपन सरपंच कहते हैं। और सरपंच को जनता चुनती है, तो ये जनप्रतिनिधि के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल यानी कि ये 5 वर्ष के लिए होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि पंचायत समिति का जो मुखिया होता है, पंचायत समिति का मुखिया होता है उसको अपन क्या कहते हैं। तो पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी जो खुद को नस्ली भेदभाव के शिकार थे और दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के खिलाफ कई अहिंसक विरोधों में सक्रिय रूप से शामिल थे,
नीचे दिए गए आंदोलन में से कौन सा उनके विचारों से प्रेरित था और नस्ली भेदभाव को समाप्त करने की मांग करता था? तो आपका ऑप्शन है इसमें 1950 से 60 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन था वो महात्मा गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना कि एक तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था और एक इनका जो जन्म है वो कब और कहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, बम्बई अधिवेशन 1934, लखनऊ अधिवेशन 1936। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान सभा की जो मांग की गई थी पहली बार में वो लखनऊ अधिवेशन 1936 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर द। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण के दौरान चट्टानों के छोटे कणों में टूटने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? ऑप्शन है कटाव, अपक्षय, निक्षेपण और संघनन। तो देखो, मृदा निर्माण के दौरान चट्टानों के छोटे कणों में टूटने की जो प्रक्रिया है उसको अपन अपक्षय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका अपन ऑप्शन ब लगा देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, भाषाओं और प्रथाओं में विविधता में एकता कैसे प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। देखो, भारत में केवल एक भाषा शामिल है ये तो होगा नहीं, अपनी समृद्ध भाषा, कला और भोजन की विविधता पूरे देश में प्रसिद्ध है ये भी नहीं होगा, वस्त्रशैलियों की एकरूपता का भी नहीं होगा। इसमें सांस्कृतिक उत्सवों और परंपराओं के सख्त विनियमन के माध्यम से अपनी विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। तो जितने भी अलग अलग स्टेट में सांस्कृतिक उत्सव होते हैं, उन परंपरा होती हैं, उनके द्वारा ये भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं, भाषाओं और प्रथाओं का विविधता में एकता को प्रदर्शन करता है। 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 7 को अपन वापस देखते हैं। ये है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषता, भाषाओं और प्रथाओं में विविधता की एकता को कैसे प्रदर्शित करता है? तो देखो, इसमें थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है तो इसको दूर कर देते हैं। ये अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं, भाषाओं और प्रथाओं में विविधता की बात कर रहा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। अपनी समृद्ध भाषा, कला, भोजन विविधता के कारण यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। यानी कि पूरे देश में जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है और अलग अलग भोजन इसमें आपके प्रसिद्ध हैं। जैसे गुजरात का भोजन अलग है, राजस्थान का भोजन अलग है और अपने पंजाब का भोजन अलग है, साउथ का भोजन अलग है। तो ये भोजन की भी विविधता है, भाषा की भी विविधता है। उत्तर भारत में अलग भाषा बोली जाती है, दक्षिण भारत में अलग भाषा बोली जाती है, राजस्थान में अलग बोली बोली जाती है और गुजरात में अलग बोली बोली जाती हैं। तो ये भाषाओं की भी विविधता है। अपने राजस्थान में कई तरह की कलाएं प्रसिद्ध हैं, वैसे ही आपके उत्तर प्रदेश की कलाएं प्रसिद्ध हैं। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग कलाएं हैं। तो ये विशेषता है सांस्कृतिक की, भाषा और प्रथा की विविधता में एकता को कैसे प्रदर्शित करता है? तो ये अपने पूरे देश में प्रसिद्ध होने के कारण इसका ब वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। देखो, इसमें सख्त आ रहा था ना, ये सख्त के कारण ये ऑप्शन ये वाला कट जाएगा। तो इसका ब वाला उत्तर बिल्कुल सबसे अच्छा उत्तर आपका ब वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां। इसमें भारत का कौन सा पहलू इसकी विविध स्थलाकृति जैव विविधता को प्रदर्शित करता है? पूरे देश की जलवायु में एक रूपता। देखो, पूरे देश में तो जलवायु एक जैसी है ही नहीं, गलत है। तो दक्षिण क्षेत्र में बर्फ़ से ढके पहाड़ों की उपस्थिति। अब साउथ में देखो, दक्षिण में जो पहाड़ है वो बर्फ़ से ढके हुए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर में तटीय क्षेत्रों का अभाव, ये भी गलत हो जाएगा। विविध प्रकार के परिदृश्य है ना, विविध प्रकार के परिदृश्य जो कि भारत की स्थलाकृति और जैव विविधता को बताते हैं। जैसे अपन देखेंगे तो अपने उत्तर क्षेत्र में अपना हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, पश्चिम में अपना जो मरुस्थल है। तो विविध प्रकार के परिदृश्य ये बताता है। तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। 8वें का स वाला उत्तर इसमें सही करेंगे। अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में बड़े बदलावों के बावजूद मानव समाज में कुछ विश्वासों, रिश्तों और प्रथाओं और गतिविधियों में निरंतर प्रचलन के तत्वों को मान्यता देता है? तो सामाजिक विकास, सांस्कृतिक निरंतरता, तकनीकी उन्नति, औद्योगिक क्रांति। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, सांस्कृतिक निरंतरता। इसी के कारण अपन अपने जो रीति रिवाज हैं, संस्कृति हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10
19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व में औद्योगिकीकरण और कारखानों के प्रसार का प्रमुख प्रभाव क्या था? शहरों का तेजी से विकास, सामाजिक समानता में वृद्धि, सशस्त्र संघर्ष में कमी, खाद्य उत्पादन में गिरावट। तो औद्योगिकीकरण से क्या हुआ? कारखानों के प्रसार से शहरों का तेजी से विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किन कारणों से महत्वपूर्ण है? संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के कारण, सभी को समानता का अधिकार है, सभी को वोट देने का अधिकार है, सच्चे एवं वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, प्रत्येक वयस्क नागरिक को स्वतंत्र मताधिकार का अधिकार है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अच्छा, भारत में जो वयस्क मताधिकार है उसका जो कितनी वर्ष की उम्र में वयस्क मताधिकार को अपना जो अधिकार है वो मिल जाता है, मत देने का अधिकार मिल जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 18 वर्ष हैं। 18 वर्ष में व्यक्ति को 18 वर्ष की उम्र में व्यक्ति की अपनी वोटर आईडी बन जाती है और वो अपना जो वोट है वो दे सकता है सरकार को। तो ये आपको याद रखना है, मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम एमडीएम योजना किस राज्य में लागू की गई? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमडीएम, जो दोपहर में आपको भोजन दिया जाता था 1 से 8 तक, वो वाला मिड डे मील, मध्याह्न का जो भोजन होता है उसको एमडीएम कहते हैं। तो मिड डे मील सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुई थी। तो इसका आपको अच्छी प्रकार से याद रखना, तमिलनाडु में शुरू हुई थी। और आपको देखिए कमेंट करके बताना कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। आपको कमेंट करके बताना है कि उड़ीसा की राजधानी, कमेंट करके बतानी। जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ अगर आपका उत्तर पता नहीं है तो भी आप कहीं से गूगल से सर्च करके इसके आंसर कमेंट किया करें ताकि आपको वो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य किन नदियों के बीच में स्थित है? गंगा सोन, यमुना सोन, सरस्वती सोन या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो मगध साम्राज्य था वो गंगा और सोन नदी के बीच में स्थित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 14, उन वंशों के युग को छांटिए जिनके मध्य में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच में हुआ था। तो इसका उत्तर अपन करेंगे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ऑप्शन नंबर स में तीनों ही नाम दे रखे। तो गुर्जर प्रतिहारों के बीच में, राष्ट्रकूट के बीच में और पाल वंश के बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला वो आपको पता हो, आपने पढ़ी किताब तो आप कमेंट करके बताना। देखें अगला प्रश्न है, पीने का जल, सांस लेने के लिए वायु, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि कौन प्रदान करता है? तो ये हमको पारितंत्र प्रदान करता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? पारितंत्र करेंगे। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में आपके ये सभी शामिल हो जाएंगे। पारितंत्र में पीने का जल भी होगा, जिसमें सांस लेने के लिए वायु भी होगी, और रहने के लिए, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि, ये सभी पारितंत्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में किस देश ने अपना संविधान बनाया? किस देश में अपना संविधान बनाया? तो ये 2015 में जो संविधान बना था वो नेपाल ने अपना संविधान बनाया था। नेपाल जो कि अपने भारत का पड़ोसी देश है, और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी याद रखें, काठमांडू। इसी प्रकार से ये बांग्लादेश भी अपना पड़ोसी देश है, ये भारत से ही अलग हुआ था, और पाकिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। तो आपको बांग्लादेश की राजधानी कमेंट करके बतानी है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। और ऐसा कौन सा देश है जिसमें लिखित संविधान नहीं है? आपको कमेंट करके बताना है कि किस देश में लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। और एक अपने भारत का जो संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक, याद रखें, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? तो इसने जो जेम्स मिल है, इनकी किताब का नाम याद कर लेना है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें भारत के इतिहास को इनने 3 खंडों में इसको विभाजित किया था। तो इसका उत्तर होंगे 3 खंड, ऑप्शन नंबर स। आपके विद्यालय में मानव निर्मित संसाधन नहीं है, तो विद्यालय भवन ये मानव ने बनाए हैं, मेज और कुर्सी ये भी मानव ने बनाए, विद्यालय की जो 4 दीवारी बाउंड्री है वो भी मानव ने बनाई है, लेकिन विद्यालय परिसर में लगे पेड़ पौधे वो मानव निर्मित संसाधन नहीं। तो ये विद्यालय में निर्मित जो मानव संसाधन नहीं है, या आपके विद्यालय में लगे पेड़ पौधे वो मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी बिल्डिंग, ये मेज, ये मानव के द्वारा बनाए गए,
ये प्राकृतिक है। ठीक है, विद्यालय के जो पेड़ पौधे होते हैं वो मानव नहीं बना सकता है, ये प्राकृतिक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन स। नेक्स्ट, किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो जस्ता और तांबा, ये आपके सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका उत्तर आपके जस्ता और तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पहुँचने विकास का अर्थ क्या है? तीव्र गति से विकास, औद्योगिक विकास, सबका विकास, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की भी पूर्ति हो सके, यही सतत विकास होता है। ऑप्शन नंबर जो द है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको द भर देना है। पहले में आपको 19वें में ब अ भरना है, 18वें में आपको स भरना है, 17वें में भी आपको स भरना है, 16वें में आपको यहाँ पे स भर देना है, नेपाल है, और 15वें में आपको भरना है ब पारितंत्र, 14वें में आपको स भर देना है, 13वें में आपको अ भर देना है। इसके अलावा MDM वाले में आपको ब भरना है, और 11वें में आपको द भरना है, 10वें में अ भरना है, और फिर आपके 90वें में ब आएगा, और 8वें में स आएगा। इसी प्रकार से ये जो 7वां है इसमें आपको ब भरना है, और बाकी ऊपर तो भर ही रखे हैं। चौथे में आपको अ भरना है, 5वें में आपको ब भरना है, तीसरे में ब भरना है। तो इस प्रकार से पूरा जो पेपर है आपको सोल्व करना है, और इसके आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा सामाजिक का जो पेपर है आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। इसी प्रकार से आपकी सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली की तैयारी भी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो इसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन रखें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।